सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रेलवे संशोधन विधेयक 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और पत्रकार दीपक कुमार दास। नमस्कार त्रिवेदी जी, कल जो है हमने देखा कि किस तरह से द रेलवे अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास हुआ, जो कि पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में भी पारित हो गया था। तो अब जो है ये नया बिल जो है वो एक्ट बनने के लिए तैयार है, जैसे राष्ट्रपति को मुहर लग जाएगा। आइए सुनते हैं इस रेलवे अमेंडमेंट बिल के ऊपर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा। जो कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी रेवेन्यू शेयरिंग के लिए, मान लो एक ट्रेन मुंबई से निकली और उसे आसाम की तरफ जाना है, तो पूरे रास्ते में जितने भी स्टेट्स या जितने भी दूसरे रेलवे सिस्टम आएंगे उनके बीच में रेवेन्यू का शेयर कैसे हो, उस सब को ध्यान में रखते हुए 1905 में पीडब्ल्यूडी से निकाल के रेलवे को रेलवे बोर्ड के अंतर्गत रखा गया। 1989 में रेलवे का एक नया एक्ट आया। उस वक्त अगर 1905 के एक्ट को इसमें मर्ज कर देते ठीक रहता, लेकिन तब नहीं हुआ। अब 1905 के रेलवे बोर्ड एक्ट के सभी प्रोविजंस को 1989 के एक्ट में लाके एक सिंप्लीफिकेशन का प्रयास है इस बिल में। आप ये बताइए इस बिल में नयापन क्या है? दीपक जी, भारतीय रेलवे को जो एक्ट थे जो आज की तारीख में भारतीय रेलवे का संचालन करने में उपयोग में लाए जाते थे, एक तो था रेलवे एक्ट 1989 1989, जिसने कि एक 100 साल पुराने कानून का कुछ परिवर्तित किया था, और दूसरा था 1905 का रेलवे बोर्ड एक्ट। दो कानूनों के तहत भारतीय रेलवे का संचालन होता था। इसकी वजह से कई विसंगतियां पैदा होती थी। जो रोजमर्रा का काम था उसमें परेशानी होती थी, थोड़ी शिथिलता आती थी। वो जो गति चाहिए जिस भारतीय रेल को जिस तरीके से आगे बढ़ने की, वो नहीं मिल पा रही थी। तो एक इसमें दोनों एक्ट को, जो 1905 का जो एक्ट था रेलवे बोर्ड एक्ट, उसको तो खत्म कर दिया है। उसके जो प्रावधान थे उनको समायोजित कर दिया है रेलवे एक्ट 1989 में। इससे कि अब सिंगल एक्ट होगा, जो इंडियन रेलवे अमेंडमेंट्स बिल 2024, जो कि भारतीय रेलवे का संचालन करने के उपयोग में लाया जाएगा। दूसरा था इसमें कि एक रेलवे बोर्ड कैसे चलेगा, कितने मेंबर होंगे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी, इसके बारे में कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं थी। और इसने ये किया कि अब केंद्र सरकार स्वतंत्र होगी, रेलवे बोर्ड में कितने मेंबर रखे जाएं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो ये सब इसके तहत आ जाएगा। और तीसरा पहलू था कि जो हमारी जोनल रेलवेज हैं, हमारे भारतीय रेल 16 जोनों में बटा हुआ है, उनको ज्यादा एम्पावरमेंट करना, उनका सशक्तिकरण करना, वो है। और आखिरी है कि एक इंडिपेंडेंट रेलवे रेगुलेटर की व्यवस्था की गई है। अगर देखा जाए, आपने एकदम सही कहा कि किस तरह से दो अलग अलग एक्ट था, अब उनको समाहित किया जा रहा है, जिससे बहुत सिंप्लीफाइड होगा, जो कि कल रेलवे मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने राज्यसभा में भी कहा। उस पर एक बात और जो आ रही थी बार बार की, क्या इससे स्वायत्तता, जो आपको ऑटोनॉमी रेलवे बोर्ड का बढ़ेगा, इसके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। नहीं, इसमें रेलवे बोर्ड के स्वायत्तता में थोड़ा सा बढ़ेगा, इसलिए कि एक तो जो रेलवे बोर्ड का जो संगठन होगा उसमें किन लोगों को रखा जाएगा वो अलग तरीके से होंगे, और उसका सिलेक्शन प्रोसेस ही अलग होगा। और सरकार का ऐसा विचार है कि इस तरह जो रेलवे बोर्ड का संगठन होगा, जो नया रेलवे बोर्ड होगा, वो आज के रेलवे बोर्ड से ज्यादा पावरफुल होगा और ज्यादा बड़े डिसीजन लेने के क्षमता रखेगा। एक बात कल आप जैसे पार्लियामेंट में भी सुने होंगे, इसके ऊपर कई बार बहस हुआ, क्या इससे सरकार की कंट्रोल रेलवे बोर्ड पे कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा, जिस पे कल मंत्री जी ने कहा इस पे कोई हमारा दखल जो है बढ़ेगा नहीं, बल्कि रेलवे बोर्ड उतना ही स्वायत्त रहेगा जो अपने डिसीजन ले सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो है पिछले कई सालों में अगर देखेंगे, जोनल रेलवे में चाहे जनरल मैनेजर हो, तो उनको किस तरह से फाइनेंशियल पावर दी गई है कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को क्लियर कर सकते हैं, वो 50 करोड़ तक जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो आप क्या देखते हैं, जो नया एक्ट आ रहा है, ये क्या समय के साथ ही चलेगा, इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं? बिल्कुल सही मंत्री जी ने कहा। मैं तो रेलवे का ही आदमी हूं, और जब पहले रेलवे में था, हम लोगों को 1-1, 2-2 करोड़ के प्रपोजल के लिए हमको रेलवे बोर्ड भागना पड़ता था, अपने को दरख्वास्त लगानी पड़ती थी, और फिर संशय रहता था कि लागू होगा कि नहीं होगा। आज जो हमारा जोन का जनरल मैनेजर है, महाप्रबंधक, वो 1000 करोड़ तक के तो टेंडर अप्रूव कर सकता है। और अभी जो नई पावर मिली है उसमें 50 करोड़ तक के वो नए जो वर्क्स हैं वो उसको कर सकता है अप्रूव। और जब सशक्तिकरण की बात होती है तो एक विकेंद्रीकरण की बात भी होती है। इस समय रेलवे बोर्ड के सशक्तिकरण से ज्यादा जरूरी है जो हमारी जोनल रेलवेज हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान के दूर दराज के कोनों में जो हमारे जनरल में बैठे हैं, उनका सशक्तिकरण। अगर उनकी
जो डिपेंडेंस है, उनकी जो रेलवे बोर्ड जाने की जरूरत बार बार कम हो जाएगी, तो रेलवे का विकास तेजी से होगा। इस दिशा में सरकार पहले भी काम कर रही थी, और रेलवे बोर्ड का तो एक्चुअली नीति निर्धारण का काम है। जो नया बिल है, इसमें इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, इसका बेस बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है इसमें कोई नए टैलेंट को भी समाहित किया जाए, जिससे बाहर के टैलेंट को कुछ हो सकता है, लेकिन उसको एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। आप अगर देखेंगे कानून का अगर जो तहत पे जाएं तो ये कहा गया कि जो ये एक्ट था ये अंग्रेजों के समय का था, 1905 के थे, तो एक तो समय के साथ बदलने की जरूरत थी। क्या आप हम देख सकते हैं इस एक्ट के कारण थोड़ा समन्वय बढ़ने के कारण क्या आपकी जो है लोगों को सुविधाएं, सर्विसेज, एम्यूनिटीज, क्या इस पे भी कोई फर्क पड़ने का कोई संभावना दिख रहा है आपको? इसमें दो तरह की चीजें हो रही हैं। एक तो जो फंड अलॉटमेंट हो रहा है, जिसकी बात मंत्री जी ने भी की थी, भारत सरकार जितना फंड अपना आज की तारीख में रेलवे को आवंटित कर रही है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। और उसका सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैसा दिया जा रहा है, पहले जो पैसा मिलता भी था वो लोन लेना पड़ता था, कर्ज लेके बाहर से लिया जाता था, बैंकों से, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब उसको एज ए बजटरी सपोर्ट दिया जा रहा है, मतलब उसको रेलवे को वापस नहीं करना, वो रेलवे के वो एक बार बजटरी सपोर्ट की तरह दिया जा रहा है। और दूसरा, उसको खर्च करना, तभी तो सुविधाएं बढ़ेंगी, तभी रेल नेटवर्क बढ़ेगा, तभी बाकी संसाधन बढ़ोतरी होगी। तो उसमें वो महाप्रबंधकों की जो शक्तियां हैं उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों, जो ज्यादा फंड देना, उस फंड को खर्च करने के लिए, उसका प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए एक सशक्तिकरण जो उसका किया जा रहा है। और रेलवे बोर्ड में जो इस बिल में रखा गया है, कितने मेंबर होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनका एक्सपीरियंस क्या होगा, किस तरह के लोग रेलवे बोर्ड में रहेंगे, उसको करने से एक नई ऊर्जा और नई शक्ति और एक नया दिशा देने की कोशिश, जिससे कि जो बदलता भारत है उसको ये रेलवे बोर्ड उसके साथ साथ चल सके। हमने ये भी देखा पिछले सालों में रेलवे बोर्ड का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, रेलवे बोर्ड को थोड़ा कॉम्पैक्ट किया गया, कुछ संस्थानों को, कुछ जो डिपार्टमेंट को उनको जोड़ दी गई। आप जब कह रहे हैं कि नया जो एक्ट आएगा जब, तब जो है हो सकता और भी बेहतर व्यवस्था हो, क्योंकि अब रेलवे को जो है एक नया चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे नए नए आपका बिजनेस जो आप उसके जो आयाम बदलते जा रहे हैं। तो आपको लगता है इस एक्ट के कारण रेलवे एक फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए तैयार रहेगा? हाँ बिल्कुल। आप देखिए, जिसमें एक इंडिपेंडेंट रेल रेगुलेटर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे आगे चल के अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी आना चाहे उसको भी एक वो मिलेगा, एक तरीका। जैसे एयर इंडिया का एग्जांपल लीजिए, आज से 30-40 साल पहले सिर्फ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस होती थी। उस समय हम लोगों के लिए हवाई यात्रा करना एक देवा स्वप्न के माफिक था 99% भारतवासियों के लिए। लेकिन आज की तारीख में भारतवासी के लिए कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है किसी ने हवाई यात्रा की है, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स आए। तो इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स भी बढ़ेंगे इस अमेंडमेंट बिल के बाद, आगे चल के, अभी तो नहीं लेकिन आगे चल के बढ़ने की संभावना है। और एक जो इन्वेस्टमेंट आएगा, और उस इन्वेस्टमेंट को खर्चा करना, एग्जीक्यूट करना, और इसमें क्योंकि एक जो अभी हमारी जटिल व्यवस्था है सरकार की, रेलवे बोर्ड की जो अभी संरचना है और अभी जो जटिल व्यवस्था है, उसमें बड़े फैसले लेने से अधिकारी लोग डरते थे कि हम इसके एम्पावर्ड है कि नहीं है। अब जो ये जो नई व्यवस्था है, इसमें मेरा अनुमान ये है कि बड़े बड़े डिसीजन लेने में रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवे के जो जनरल मैनेजर हैं वो सक्षम होंगे और रेलवे को एक नया आयाम प्रदान करेंगे। आप क्योंकि एक जनरल मैनेजर रह चुके हैं जो कि रेलवे बोर्ड के मेंबर के बराबर होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि अगले 10, 15, 20 साल के लिए जो रेलवे को तैयारी होने के लिए और किस एरिया में फोकस करना चाहिए? क्योंकि एक तो आपने एक्ट बहुत अच्छा बना रहे हैं जिस पर आपका एम्पावरमेंट हो रहा है, जो आपके ऑफिसर्स हैं उनको ज्यादा अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। आपको कहाँ लगता है रेलवे को थोड़ा और शायद मेहनत करने की जरूरत है? कई बार मैं ये उदाहरण देता हूं कि 2001 या 2 की बात कीजिए, उस समय देश में रोड के हाईवेज और रेलवे का नेटवर्क, उसकी लेंथ बराबर थी, करीब करीब 65-66 हजार किलोमीटर के आसपास थी। आज 20 साल के अंतर में हमारा हाईवेज तो 65,000 किलोमीटर से 1.5 लाख किलोमीटर के ऊपर चला गया है, और रेलवे का जो नेटवर्क है 65,000 से 70,000 किलोमीटर छूने की कोशिश कर रहा है। उसका कारण यह है कि जो हमारे को एक एक्ट था, एक कानूनी अड़चनें थी, एक सरकारी व्यवस्था थी, जो पुरानी हमारा कॉलोनियल लेगेसी थी, उससे हमको छुटकारा नहीं मिला था। इस कानून से वो बेड़ियां मुझे लगता है कि टूटेंगी, नई ऊर्जा आएगी, और जो विकास हमको टेलीकॉम सेक्टर में, हमें जो एविएशन सेक्टर में देखने को मिला है और इवन शिपिंग लाइंस में मिला है, वैसी ही चमत्कार भारतीय रेल में भी रखने की शक्ति प्रदान कर सकता है ये रेलवे अमेंडमेंट एक्ट।
जैसे आपने कहा कि समय आया है जबकि रेलवे के ऊपर हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा फोकस है। एक समय में जैसे हम कहते हैं 2001 से लेकर आज तक जो है वो हाईवे पे बहुत फोकस था। और सरकार का ये भी मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा फ्रेट है, जो सामान की ढुलाई हो, वो रेलवे से हो, क्योंकि एक तो पोल्यूशन कम करता है, खर्चा भी कम बैठता है और हमारे लॉजिस्टिक्स कम, कॉस्ट भी कम बैठता है। मैं आपसे यही जो पूछना चाह रहा था दोबारा कि जो है रेलवे को क्या नया और करने की जरूरत होगी जो आपको महसूस हो रहा है। ठीक है कि रेलवे के ऊपर सरकार की फोकस तो है ही, और जो रेलवे बोर्ड हो, जो लोग काम करते हैं, उनको किस नए दिशा में जाने की शायद जरूरत हो। सबसे मुझे इम्पोर्टेंट चीज लगती है रेलवे के लिए, एक तो अपना जो नेटवर्क की लंबाई है, जब तक ट्रेनें बढ़ेंगी नहीं। अब जैसे इसमें लिखा है कि इस नई बिल में जनरल मैनेजर अपने हिसाब से ट्रेनें चला सकता है, लेकिन वो ट्रेन तो तब चलाएगा ना जब वहां पे ट्रैक होगा, जब वहां पे रूट होगा। तो इसलिए एक तो रेलवे को अपने टर्मिनल्स, अपना नेटवर्क में बहुत तेजी से एक्सपांड करने की जरूरत है। और दूसरे जो हमारा ट्रेनिंग का स्तर है, जो ट्रेनिंग अभी भी हमारी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हमें अपेक्षा है। तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे ट्रेनिंग स्कूल्स का फर्दर डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी जो स्किल्ड मैन पावर है उसको नई तकनीकों का से कैसे वो उसको यूज कर पाए उसके बारे में होना चाहिए। और जो हमारी जो ये पूरी जो तंत्र है उसका जो डिसीजन लेने की पावर है, उसमें अभी भी थोड़े और सुधार की आवश्यकता है, कि जिससे कि जो हमने सुधार बाकी सेक्टर्स में देखा है वैसा सुधार रेलवे में भी आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये सब पहलुओं पे काम करना पड़ेगा, तभी वो हो पाएगा। और एक बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि कल हमने देखा कि बहुत बहस हो रही थी राज्यसभा में, जिसपे ये कहा जा रहा था कि शायद रेलवे बोर्ड के ऊपर सरकारी तंत्र का बहुत ज्यादा असर है। आपको ऐसा लगता है कि आप रेलवे में रहे हैं इतने साल, और अगर आप पहले के समय को देखें, आज के समय को देखें, आपको क्या लगता है कि चीजों में बदलाव आई है, या लोगों का जो ये संशय है वो बहुत ही गलत है? और दूसरी बात यह है कि कल कई विपक्ष की एमपी ने कहा कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, जबकि मंत्री ने लोकसभा में भी संपूर्ण खंडन किया था कि रेलवे हमेशा सरकार का ही रहेगा, पब्लिक सेक्टर का ही रहेगा, और उस पे जो है गरीब जो है और मिडिल क्लास है इसी पे ही फोकस रहे। क्या आपसे सहमत होते हैं? इसमें देखिए दो बातें। एक तो जहां तक मेरे व्यक्तिगत अनुभव का है, इस पूरे मेरे 38 साल के कार्यकाल में मैंने कोई भी कार्य किसी राजनीतिक दबाव के आगे कभी नहीं किया, और न कभी ऐसी मुझे करने की आवश्यकता पड़ी। जो भी मैंने अपने फैसले लिए वो स्वतंत्र फैसले थे। पहले वो जमाना ही वैसा था कि फंड होते ही नहीं थे, जबकि मैं देखता था हमारे समकक्ष जो दूसरे विभाग हैं, जो आईएएस है, आईपीएस है, उनका जो कंपैरिजन में जो रेलवे अधिकारी हैं वो शुरू से स्वतंत्र रूप से काम करते रहे और अपने खुद के डिसीजन लेते रहे। और जितनी शक्ति एक भारतीय रेलवे के जोन के जनरल मैनेजर को थी, उतनी बहुत कम सरकारी अधिकारियों के पास थी दूसरे विभागों में भी। एक तो ये बात है, लेकिन करने की जरूरत क्या है, हमको इसमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो दिल्ली स्टेशन में हाल में घटना हुई, जो अभी छठ में और बाकी त्योहारों में जो बिहार की तरफ ट्रेनें जाती हैं या माइग्रेंट लेबर्स हमारे साउथ में आते हैं, डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, उस समय जो भीड़ भड़का होता है उनको संचालन करना, वो भी हमारी प्राथमिकता है। वंदे भारत चले, उससे भी ज्यादा बुलेट ट्रेन भी चले, लेकिन साथ साथ में ये माइग्रेंट लेबर जो इस टाइप के स्टैम्पेड को रोकने के लिए बाकी ट्रेनों की भी आवश्यकता है। उनको जैसा आपने कहा, उन्होंने इस बात पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो जीएस कोच है उनकी प्रोडक्शन हो, जिसपे आम आदमी जा सके। और हमने कल सुना कि कैसे अश्विनी वैष्णव जी ने बहुत क्लियर कट बोला कि हम सारे कदम उठा रहे हैं। कल यहाँ तक भी कहा कि जो 60 स्टेशन जिनको चिन्हित किया गया, जहाँ पे ज्यादा लोगों की संभावना होती है त्योहारों के समय पर, 80 ट्रेनों का व्यवस्था भी किया जाएगा जो स्टैंड बाय जैसा रहेगा। त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से इस बिल के बारे में समझाया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रेलवे संशोधन विधेयक 2024 के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और पत्रकार दीपक कुमार दास। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में